वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे साइकोलॉजी के बारे में। साइकोलॉजी के बारे में जानने से पहले आपको मैं बता दूं कि ये साइकोलॉजी आपको पढ़ना पड़ता है बीए फोर्थ सेमेस्टर में। जिस साइकोलॉजी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, यानी आपको पढ़ना है असामान्य मनोविज्ञान के बारे में। अब नॉर्मल साइकोलॉजी के बारे में आपको जानना है और पढ़ना है, असामान्य मनोविज्ञान के बारे में पढ़ना है, जो कि बीए सेकंड ईयर के फोर्थ सेमेस्टर में आपको पढ़ना होता है। अब नॉर्मल साइकोलॉजी, ठीक है। तो उससे बनने वाले जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन पर चर्चा ऑलरेडी एक वीडियो में मैंने कर चुका, मतलब कि मैं कर चुका हूँ, आप लोगों ने देखा भी होगा। जो आज का वीडियो है चैप्टर 1 से रिलेटेड होगा, अर्थात इस वीडियो के माध्यम से हम लोग असामान्य मनोविज्ञान के अर्थ को समझेंगे, इसकी परिभाषा को जानेंगे, और परिभाषा के साथ ही साथ हम और भी मुद्दों पर, जैसे कि असामान्य मनोविज्ञान का जो क्षेत्र है, यानी कि विषय क्षेत्र, स्कोप ऑफ साइकोलॉजी, यानी अब नॉर्मल साइकोलॉजी का जो स्कोप है, जो विषय क्षेत्र है, वो कहाँ तक है। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि असामान्य मनोविज्ञान से आप क्या समझते हैं, असामान्य मनोविज्ञान के क्षेत्र या विषय क्षेत्र का वर्णन कीजिए, ऐसे प्रश्न पूछता है। या फिर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए असामान्य मनोविज्ञान को परिभाषित कीजिए, असामान्य मनोविज्ञान के महत्व की विवेचना कीजिए। तो ये दोनों प्रश्न में से कोई भी प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, दीर्घ उत्तरीय, लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय, किसी भी टाइप में, आप आसानी से इस वीडियो को देखने के बाद में उसका आंसर दे सकेंगे, उसका उत्तर बता सकेंगे। आपको बता दूं चैप्टर 1 में आपको असामान्य मनोविज्ञान के समस्त पहलुओं पर जानना है, और ये प्रश्न एग्जाम में हमेशा आता है, आपको बता दूं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आपको इस चैप्टर 1 के माध्यम से इस प्रश्न से अवगत करवा दिया जाए। इसके अंतर्गत हम समस्त चीज़ों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम असामान्य मनोविज्ञान का अर्थ और परिभाषा समझेंगे। परिभाषा जैसे 2-3-4 विद्वानों के अनुसार समझेंगे। उसके बाद में हम एक अपनी परिभाषा भी आपको बताने का प्रयास करेंगे। फिर उसके बाद में असामान्य मनोविज्ञान से संबंधित जो कुछ संप्रदाय हैं, जैसे कि नैदानिक मनोविज्ञान, मनोरोग विज्ञान हो गया, मनोचिकित्सकीय सामाजिक कार्य हो गया, मनोविकृति विज्ञान हो गया, यानी जिसको साइकोपैथोलॉजी कहते हैं वो। इसके अलावा इसके बाद में हम असामान्य मनोविज्ञान के क्षेत्र यानी विषय क्षेत्र पर, स्कोप पर चर्चा करेंगे, ठीक है। फिर स्कोप के बाद में हम लोग और आगे बढ़ेंगे और असामान्य मनोविज्ञान के महत्व के बारे में जानेंगे, और एक प्रकार से संपूर्ण महत्व के बारे में चर्चा करेंगे। तो लगभग आपका लंबा लेक्चर होने वाला है, तो आप सभी लोग एक प्रकार से विस्तार से इन चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। चले जानने का प्रयास करते हैं कि कैसे प्रश्न आते हैं और उनके उत्तर को हमको और आपको कैसे लिखना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए प्रश्न आपसे कुछ ऐसे पूछा जाएगा। कैसे प्रश्न आएगा भैया, देखेंगे यहाँ पर। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। प्रश्न है, असामान्य मनोविज्ञान से आप क्या समझते हैं। असामान्य मनोविज्ञान के क्षेत्र या विषय क्षेत्र का वर्णन कीजिए, यानी व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अबनॉर्मल साइकोलॉजी, डिस्क्राइब द स्कोप और सब्जेक्ट मैटर ऑफ अबनॉर्मल साइकोलॉजी। अथवा करके आपको दूसरा प्रश्न दिया गया है, असामान्य मनोविज्ञान को परिभाषित कीजिए, असामान्य मनोविज्ञान के महत्व की विवेचना कीजिए, यानी अंग्रेजी में डिफाइन अबनॉर्मल साइकोलॉजी, डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ अबनॉर्मल साइकोलॉजी। तो ये प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं और इनका उत्तर आपको इसी प्रकार से लिखना है। ज़रूरी नहीं कि जितना उत्तर यहाँ पर लिखा हुआ है सारा का सारा उत्तर आपको लिखना ही है। जो आपके समझ में आता है वो दिमाग में रखे रहिएगा, एग्जाम में जा कर के वो लिख दीजिएगा। बस आपको समझना है इस वीडियो के माध्यम से कि आखिरकार असामान्य मनोविज्ञान जो है वो किसे कहते हैं और इसके अंतर्गत किन किन चीज़ों का अध्ययन हम लोग करते हैं, ठीक है। असामान्य मनोविज्ञान का सबसे पहले अर्थ और परिभाषा को समझते हैं, यानी मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ अबनॉर्मल साइकोलॉजी। देखें, असामान्य मनोविज्ञान की बात किया, यानी कि सामान्य मनोविज्ञान एक मनोविज्ञान है, यानी जिसको आप केवल मनोविज्ञान कहते हो, केवल मनोविज्ञान है। और मनोविज्ञान की एक शाखा मान सकते हो असामान्य मनोविज्ञान की। मतलब कि चूंकि मनोविज्ञान क्या करता है, मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन करता है। शुरुआत में आप लोगों ने पढ़ा मनोविज्ञान के बारे में, और उससे पहले आप लोगों ने शुरुआत में पढ़ा कि मनोविज्ञान मन का विज्ञान है। फिर आपने पढ़ा मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। फिर आप लोगों ने पढ़ा कि भाई मनोविज्ञान जो है वो चेतना का विज्ञान है। फिर आप लोगों ने आधुनिक परिभाषा या वर्तमान के परिप्रेक्ष्य के हिसाब से देखिए विभिन्न वैज्ञानिक अध्ययन विधियों के तदुपरांत ये पता चला कि जो मनोविज्ञान है, साइकोलॉजी जो है, साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, अर्थात जो मनोविज्ञान है वो मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन करता है। तो मनुष्य का व्यवहार जो होता है उसका अध्ययन करता है साइकोलॉजी, यानी मनोविज्ञान।
मनोविज्ञान। लेकिन जब वही व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है, सामान्य व्यवहार मनुष्य का नहीं रह जाता है, मनुष्य का व्यवहार असामान्य हो जाता है, मतलब सामान्य से अलग हो जाता है, औसत से दूसरे तरीके से हो जाता है, वही व्यवहार खराब होने लगता है, उसी व्यवहार में कुछ चेंजमेंट आते हैं, उसी व्यवहार में परिवर्तन होता है, तो उसी परिवर्तन का अध्ययन करता है, उसी असामान्यता का अध्ययन करता है, जो अब नॉर्मल साइंस, अब नॉर्मल साइकोलॉजी होता है वो। यानी असामान्य मनोविज्ञान मनोविज्ञान की एक प्रमुख शाखा है, जिसमें असामान्य व्यक्तियों के व्यवहारों का, असामान्य जो व्यक्ति हैं उनके व्यवहारों एवं मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, और इसे मनोविकृति विज्ञान भी कहते हैं, साइकोपैथोलॉजी भी इसी को कहते हैं। तो आपको बता दूं कि पहले जब आप बीए ईयरली एग्जामिनेशन बीए का होता था, तब आपको बता दूं कि साइकोपैथोलॉजी एक पेपर के रूप में आपको पढ़ना पड़ता था सेकंड ईयर में, ठीक है। लेकिन अब आपको एक प्रकार से इसको असामान्य मनोविज्ञान के बारे में पढ़ा जाने लगा है, तो असामान्य मनोविज्ञान कहो चाहे साइकोपैथोलॉजी कहो, ठीक है, यानी मनोविकृति विज्ञान कहो। चूँकि मनोविकृति, मन की विकृति जब उत्पन्न हो जाती है, तो मन में विकृति उत्पन्न हुई यानी कि बिहेवियर में विकृति उत्पन्न हो गई, मनुष्य का व्यवहार नॉर्मल नहीं रह जाता है। और ऐसी स्थिति में जिस शास्त्र या विज्ञान के द्वारा उस असामान्यता का अध्ययन किया जाता है, वही है एक प्रकार से ये असामान्य मनोविज्ञान, साइकोपैथोलॉजी, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मन का रोग विज्ञान, यानी कि पैथोलॉजी ऑफ माइंड, यानी कि मन का रोग विज्ञान एक प्रकार से इसका नाम होता है, शाब्दिक अर्थ होता है साइकोपैथोलॉजी का। इससे स्पष्ट है कि असामान्य मनोविज्ञान का विषय वस्तु असामान्य व्यवहार यानी कि अब नॉर्मल बिहेवियर का अध्ययन करना है। और इस बिंदु की स्पष्ट झलक हमें असामान्य मनोविज्ञान की जो तमाम विद्वानों ने परिभाषाएं दी हैं उनसे आपको दिखेंगी। आइए हम उन्हीं विद्वानों के अनुसार एक एक परिभाषाओं को जानने का प्रयास करते हैं कि विद्वानों ने किस प्रकार से अपने अपने तरीके से परिभाषाओं को देने का प्रयास किया। सबसे पहले स्ट्रेंज महोदय कूद करके सामने आते हैं और कहते हैं कि भैया हम परिभाषा देबे, बाकी सब अभी रुका रहो। तो सभी कहें कि हाँ ठीक है, स्ट्रेंज तू ही परिभाषा दियो। 1977 ईस्वी के बात है, 1977 ईस्वी में स्ट्रेंज महोदय बड़े गदगद वाणी में कहने लगे कि असामान्य मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वैसी शाखा है, कैसी शाखा है, वैसी शाखा है जिसका संबंध विकृत व्यवहारों के निदान। विकृत व्यवहार क्या होते हैं, मनुष्य का जो व्यवहार होता है उसमें परिवर्तन आता है। मान लेते हैं मनुष्य एक नॉर्मल मनुष्य है और एक मनुष्य ऐसा जिसको मतलब थोड़ी थोड़ी बात पर गुस्सा आती है, वो थोड़ी थोड़ी बात पर एक प्रकार से लड़ने भिड़ने लगता है, वो एक प्रकार से अपने आपे को खो देता है। तो ऐसा व्यवहार जो होता है वो असामान्य मतलब कि असामान्य व्यवहार होता है। और इसी असामान्य व्यवहार को एक प्रकार से उस असामान्य व्यवहार को समान व्यवहार लाने वाला विज्ञान जो है वो स्ट्रेंज महोदय कहते हैं कि वही विज्ञान खास करके असामान्य मनोविज्ञान है। यानी कि मनोविज्ञान की वैसी शाखा जिसका संबंध विकृत व्यवहारों के, जो विकृत व्यवहार हैं उन्हीं के निदान करने के लिए, वर्गीकरण उसी का, यानी कि जो विकृत व्यवहार है उनका वर्गीकरण करता है, उनका उपचार करता है और उनकी व्याख्या करने के लिए उपयुक्त सिद्धांतों से होता है। मतलब कि यानी कि ये क्या करता है, ये जो विकृत व्यवहार होता है उसका निदान, वर्गीकरण, उपचार और उसकी व्याख्या करने के लिए उपयुक्त सिद्धांतों से होता है। खास करके मनोविज्ञान की एक ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत क्या होता है, विकृत व्यवहारों के निदान, वर्गीकरण, उपचार और उनकी व्याख्या से संबंध होता है। वो एक प्रकार से जो शास्त्र या विज्ञान होता है उसी को बोलते हैं अब नॉर्मल साइकोलॉजी अर्थात असामान्य मनोविज्ञान। स्ट्रेंज महोदय की यह परिभाषा कुछ दिनों तक चलती रही। विद्वानों ने इसका समर्थन भी किया, कुछ विद्वानों ने मंडन किया, कुछ विद्वानों ने खंडन किया और लगातार समय बीतता गया। आता है समय 1985 का। 1985 में आते हैं किस्कर महोदय। किस्कर महोदय, इनका नाम ही थोड़ा अजीब लग रहा है। तो किस्कर महोदय ने कहा कि बहुत हुई लड़ाई, स्ट्रेंज अब तुम्हारा जो है खेल ख़त्म, अब मैं आ गया हूँ मैदान में, तो हमारी परिभाषा चलेगी कुछ दिनों तक। तो स्ट्रेंज कहें कि हाँ भैया ठीक है, चलो अब तुम ही दे दियो, अब तो हार नई नई बुद्धि है, नया दिमाग है, नया खून है, तुम अपने हिसाब से बताओ। तो किस्कर महोदय 1985 में कहे लगे कि असामान्य मनोविज्ञान की एक विशिष्ट शाखा है। अच्छा, स्ट्रेंज का कहना है, स्ट्रेंज ये कह रहे थे कि असामान्य मनोविज्ञान की वैसी शाखा है, और इन्होंने इसको बदल दिया कि असामान्य मनोविज्ञान की एक विशिष्ट शाखा है। विशिष्ट शाखा मतलब एक प्रकार से एक अलग, एक विशिष्ट तरीके की शाखा है, ठीक है।
जो क्या करती है, जो व्यक्तित्व संबंध अशांति, यानी जो करैक्टर का या व्यक्तित्व का जो होता है, जो व्यक्तित्व से रिलेटेड जो अशांति होती, व्यक्तित्व में अगर शांति है तो फिर वो नॉर्मल है, वो एक प्रकार से मनोविज्ञान ही अध्ययन करता है। लेकिन एक ऐसा मनोविज्ञान जो कि व्यक्तित्व में जब अशांति उत्पन्न होती, व्यक्तित्व से रिलेटेड कोई अशांति उत्पन्न होती है, तो उसी अशांति का और व्यवहार रोगों का अध्ययन करता है। जो व्यवहार के रोग होते हैं, मनुष्य के व्यवहार में जो व्यवधान होते हैं, जो रोग उत्पन्न हो जाते हैं, उन्हीं रोगों का अध्ययन करता है। किस्कर महोदय ने कहा कि जो अब नॉर्मल साइंस है, अब नॉर्मल मनोविज्ञान है, वो ऐसा ही करता है। और इस तरीके से जो किस्कर महोदय, इनकी परिभाषा बड़ी सरल परिभाषा थी और विद्वानों ने इसका समर्थन भी किया, बहुत सारे आम जनता ने भी इसका सपोर्ट किया और लोगों ने जाना समझा इनकी मतलब कि इनकी परिभाषा को। फिर एक प्रकार समय बीतता गया, धीरे धीरे खंडन मंडन की प्रक्रिया चलती रही। फिर आते हैं दो लोग, ओल्टमांस और इमेरी। ओल्टमांस और इमेरी 1995 में परिभाषा देते हैं कि मानसिक रोगों के अध्ययन में मनोवैज्ञानिक विज्ञान का उपयोग ही असामान्य मनोविज्ञान कहलाता है। अगर मानसिक रोगों के अध्ययन में अगर आप मनोवैज्ञानिक विज्ञान का उपयोग करेंगे तो ऐसा करने वाला जो शास्त्र या विज्ञान होता है वही असामान्य मनोविज्ञान कहलाता है। बड़ा सिंपल सी परिभाषा इन्होंने दी दोनों ने मिलकर के। फिर आते हैं कार्सन और बुचर। कार्सन और बुचर 1992 में ही परिभाषा दे देते हैं, यानी कि ओल्टमांस और इमेरी से पहले ही। तो कार्सन और बुचर कहते हैं कि असामान्य मनोविज्ञान या मनोरोग विज्ञान को लंबे अरसे से मनोविज्ञान का एक ऐसा क्षेत्र समझा जाता है जो असामान्य व्यवहार को समझने में, असामान्य जो व्यवहार है मनुष्य के, उसके उपचार करने में और उस रोग के या जो असामान्य व्यवहार है उसके रोकथाम से रिलेटेड विज्ञान होता है असामान्य मनोविज्ञान। तो इस प्रकार से अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से असामान्य मनोविज्ञान की परिभाषाएं दी, जो कि मैंने आपको बताई। अब हम एक अपनी परिभाषा बनाएंगे और अपने हिसाब से इन तमाम विद्वानों के अनुसार जो परिभाषाएं दी गई हैं उनको पढ़ने के बाद में हम अपनी एक परिभाषा भी दे सकते हैं। तो देखिए, इन प्रमुख परिभाषाओं का विश्लेषण करने पर हमें असामान्य मनोविज्ञान के बारे में निम्नलिखित तथ्य प्राप्त होते हैं, मतलब जानकारी प्राप्त होती है। पहली जानकारी हमको यह मिलती है इन विद्वानों के अनुसार परिभाषाओं को पढ़ने पर कि असामान्य विज्ञान या जिसे मनोरोग विज्ञान भी कहा जाता है, मनोविज्ञान की एक विशिष्ट शाखा है। सबसे पहली बात कि ये मनोविज्ञान की एक शाखा है, और कैसी शाखा? एक विशिष्ट शाखा है, एक ऐसे हल्की फुल्की शाखा नहीं है, एक विशिष्ट शाखा है, सबसे पहली बात। दूसरी बात हमको यह पता चली कि असामान्य मनोविज्ञान में असामान्य व्यवहारों के बारे में अध्ययन किया जाता है, विशेष करके असामान्य व्यवहार के निदान, यानी कि एक प्रकार जो निदान होता है असामान्य व्यवहार को ख़त्म करने का, असामान्य व्यवहार को सामान्य व्यवहार में परिवर्तित करने का, उसका वर्गीकरण, उसका उपचार, उसकी रोकथाम पर बल दिया गया है असामान्य मनोविज्ञान के अंतर्गत। दूसरी बात। तीसरी बात हमको यह पता चली भैया कि असामान्य मनोविज्ञान में असामान्य व्यवहारों की सैद्धांतिक व्याख्या, यानी कि थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन करने की कोशिश की जाती है, और इन व्याख्या में भी अन्य शाखाओं के समान महत्वपूर्ण तथ्यों की व्याख्या कुछ प्रमुख सिद्धांतों के रूप में की जाती है। ठीक, तो इस प्रकार से हम लोग निष्कर्षता यह कह सकते हैं कि असामान्य मनोविज्ञान मनोविज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसमें व्यक्ति के असामान्य व्यवहारों एवं असामान्य मानसिक प्रक्रियाओं के निदान और उन प्रक्रियाओं का मानसिक प्रक्रियाएं जो असामान्य मानसिक प्रक्रियाएं हैं, जो व्यक्ति के असामान्य व्यवहार हैं और मतलब कि असामान्य मानसिक प्रक्रियाएं हैं व्यक्ति की, इन दोनों का निदान, इनका वर्गीकरण, इनका रोकथाम और इनका उपचार, इनसे रिलेटेड जो तथ्य होते हैं उन्हीं तथ्यों का अध्ययन करता है मनोविज्ञान की जो शाखा है असामान्य मनोविज्ञान। यानी असामान्य मनोविज्ञान मनोविज्ञान की ऐसी शाखा है जिसमें व्यक्ति के असामान्य व्यवहारों एवं असामान्य मानसिक प्रक्रियाओं के निदान, वर्गीकरण, रोकथाम और उपचार से संबंधित तथ्यों का अध्ययन किया जाता है, और आवश्यकता अनुसार उसकी वैज्ञानिक व्याख्या के लिए सिद्धांत का निर्माण भी असामान्य मनोविज्ञान के अंतर्गत समय आने पर किया जाता है। तो एक प्रकार से ये आपके लिए बहुत ज़बरदस्त तरीके से आप लोगों ने असामान्य मनोविज्ञान के बारे में जाना, समझा और परखा। ये सब एग्जाम में आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो आप आसानी से समझ पाएंगे। अच्छा, यहाँ से अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय कई प्रश्न बनेंगे और ऑब्जेक्टिव टाइप के भी बहुत सारे प्रश्न बनेंगे, तो आप आसानी से इनको अगर समझ लेंगे इस चैप्टर को, निश्चित तौर पर आपको कहीं पर भटकने की कुछ आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आगे समझते हैं असामान्य मनोविज्ञान एवं संबंधित संप्रत्यय, यानी कि अब नॉर्मल साइकोलॉजी एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स, जो असामान्य मनोविज्ञान से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो अवधारणाएँ हैं, उनके बारे में जान लेते थोड़ा सा। देखिए,
ऐसे अनेक संप्रत्यय या अवधारणाएं हैं जिनका प्रयोग असमान मनोविज्ञान के लिए या उसके स्थान पर किया जाता है। विषय की स्पष्टता के लिए उनका उल्लेख आवश्यक है और इनका एक दूसरे पर प्रभाव भी पड़ रहा है। आपको बता दूं, सबसे पहले असमान मनोविज्ञान को अन्य नामों से भी जाना जाता है और वही नाम यहाँ पर आपको दिए गए हैं। तो देखिए, पहला नाम जो है, जो अन्य मतलब कि खास करके जो एक कॉन्सेप्ट के रूप में जाना जाता है, मनोविज्ञान या असमान मनोविज्ञान के कॉन्सेप्ट के रूप में भी है, तो उसको हम किसके नाम से जानते हैं भाई? नैदानिक मनोविज्ञान। नैदानिक मनोविज्ञान को अंग्रेजी में बोलते हैं क्लिनिकल साइकोलॉजी। और यह मनोविज्ञान भी कहीं ना कहीं पे असमान मनोविज्ञान से ही रिलेटेड है। यह मनोविज्ञान की महत्वपूर्ण पेशेवर शाखा है और इसका उद्देश्य क्या होता है? नैदानिक मनोविज्ञान का उद्देश्य होता है कि जो असमान व्यवहार हैं उनका अध्ययन किया जाए, असमान व्यवहारों का मूल्यांकन करना, असमान व्यवहारों का उपचार करना और असमान व्यवहार की रोकथाम करना। और यही काम असमान मनोविज्ञान भी करता है। तो असमान व्यवहार का अध्ययन, मूल्यांकन, उपचार और रोकथाम ये नैदानिक मनोविज्ञान भी करता है। और इसीलिए शायद एक दूसरे का संप्रत्यय या एक कॉन्सेप्ट के रूप में देखा जाता है, एक पहलू के रूप में समझा जाता है। तो ये होगा नैदानिक मनोविज्ञान। समझ में आ गई चीज़ें। दूसरा होता है मनोरोग विज्ञान। इसको मनोरोग विज्ञान भी कहते हैं, यानी कि एक प्रकार साइकेट्री भी बोलते हैं। मनोरोग विज्ञान या मनोचिकित्सा को चिकित्सा विज्ञान यानी कि मेडिसिन की शाखा माना जाता है। यह नैदानिक मनोविज्ञान से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। मनोरोग विज्ञान, इसमें मुख्य अंतर यह है कि मनोचिकित्सक असमान व्यवहार की पहचान एवं उपचार चिकित्सा शास्त्र के संप्रत्ययों के आधार पर, संप्रत्यय माने अवधारणाओं के आधार पर, जो चिकित्सा शास्त्र की अवधारणाएं है, कॉन्सेप्ट है, उनके आधार पर ना करके व्यवहारिक आधार पर जो है असमान व्यवहारों की पहचान और उनका उपचार किया जाता है व्यवहारिक आधार पर। ये मनोरोग विज्ञान के अंतर्गत होता है। जो तीसरा संप्रत्यय है मनोविज्ञान में, खास करके असमान मनोविज्ञान का, वो है मनोचिकित्सकीय सामाजिक कार्य, यानी साइकेट्री सोशल वर्क। मनोचिकित्सकीय सामाजिक कार्य की अगर बात की जाए तो यह भी असमान मनोविज्ञान से संबंधित भी विज्ञान है और इसका उद्देश्य सामाजिक परिवेश का विश्लेषण तथा पारिवारिक परिवेश या सामुदायिक परिवेश में व्यक्ति को समायोजन स्थापित करने में सहायता प्रदान करता है। मनोचिकित्सीय जो सामाजिक कार्य है, ये समाज में रहने का, समाज में तालमेल बैठाने का, कि एक प्रकार से समाज के साथ जो है आपका संबंध ठीक ठाक बना रहे और अच्छे तरीके से आपका व्यवहार रहे, इसका अध्ययन करता है मनोचिकित्सकीय सामाजिक कार्य। इसके बाद में जो अगला जो संप्रत्यय है असमान मनोविज्ञान का, वो है मनोविकृति विज्ञान यानी साइकोपैथोलॉजी। तो पहले इसको साइकोपैथोलॉजी भी कहा जाता था, अब इसको असमान मनोविज्ञान बोला जाने लगा है। देखिए, मनोविकृति विज्ञान में भी असमान व्यवहार का अध्ययन ही किया जाता है, ये भी वही है एकदम से, ठीक है। अब लेम्मा महोदय एक हैं, 1996 में उन्होंने मनोविकृति विज्ञान का संबंध अनुकूलन में बाधा डालने वाले कुसमायोजी व्यवहारों एवं व्यथा यानी कष्ट की दशाओं से बताया है। यानी कि ये कहते हैं कि मनोविकृति विज्ञान जो है उसका संबंध क्या है? अनुकूलन में। अनुकूलन मतलब क्या होता है कि यह समाज में आप रह रहे हैं और समाज के साथ आप अनुकूल नहीं हो पा रहे, समाज के साथ या समाज की जो धारा है उस धारा में नहीं बह पा रहे हैं, आप धारा की विपरीत दिशा में जा रहे हैं। तो धारा की विपरीत दिशा में ना जाना, धारा के अनुकूल में एक प्रकार से जो अनुकूलन में बाधा जो डालती हैं आपके तत्व, बहुत सारे तत्व होते हैं, जैसे बहुत सारे तत्व, जैसे कि आप अगर समाज में है कि भाई चोरी नहीं करना तो आप चोरी करने लगते हैं, तो ये सब एक बाधा डालने वाले ही तत्व हो गए, क्योंकि आपको समान व्यवहारों से वंचित करते हैं। तो लेम्मा महोदय कहते हैं कि मनोविकृति विज्ञान का संबंध अनुकूलन में बाधा डालने वाले कुसमायोजी व्यवहारों या व्यथा यानी कष्ट की दशाओं से होता है। ये होती मनोविकृति विज्ञान, और शायद जो है यही असमान मनोविज्ञान भी है, हालांकि थोड़ा सा जरूर अंतर होता है और इसीलिए खास करके अब इसको असमान मनोविज्ञान बोला जाने लगा है। और असमान मनोविज्ञान के अंतर्गत ही ये सारी चीज़ें आपको पढ़ने को मिलती हैं। इस प्रकार असमान मनोविज्ञान एवं मनोविकृति विज्ञान मतलब कि अंतर विनियमयी संप्रत्यय हैं। इसका प्रारंभ में भी उल्लेख किया जा चुका है। इस प्रकार स्पष्ट है कि असमान व्यवहार का अध्ययन कई विशिष्ट विधाओं यानी कि स्पेशलिटी फील्ड के द्वारा किया गया है। इसका क्षेत्र तथा उद्देश्य परस्पर संबंधित एवं भिन्न भिन्न है, एक दूसरे पर प्रभाव भी डालते हैं
और इससे इनकी अपनी अपनी उपयोगिता और भी बढ़ती जा रही है। चाहे मैं असमान मनोविज्ञान की बात करूं, अब नॉर्मल साइकोलॉजी की बात करूं, या मनोविकृति विज्ञान की बात करूं, साइकोपैथोलॉजी की बात करूं, दोनों में एक प्रकार से अंतर भी होता जा रहा है दिन प्रतिदिन, जैसे जैसे वैज्ञानिक शोध और विज्ञान आगे बढ़ रहा है। अब थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं, और ये प्रश्न एग्जाम में लघु उत्तरीय में और अति लघु उत्तरीय में ज़रूर पूछा जा सकता है, या फिर दीर्घ उत्तरीय में भी। असमान मनोविज्ञान का क्षेत्र या विषय वस्तु बताएं, यानी स्कोप और सब्जेक्ट मैटर ऑफ अब नॉर्मल साइकोलॉजी, तो जानने का प्रयास करते हैं। असमान मनोविज्ञान के क्षेत्र यानी कि स्कोप ऑफ फील्ड, स्कोप और फील्ड या विषय वस्तु यानी सब्जेक्ट मैटर का अर्थ वे सारी चीज़ें होती जिनका अध्ययन इस मनोविज्ञान के अंतर्गत हम लोग करते हैं। यानी विषय क्षेत्र का मतलब क्या होता है कि क्या क्या चीज़ हम लोग अब नॉर्मल साइकोलॉजी के अंतर्गत पढ़ते हैं, असमान मनोविज्ञान के अंतर्गत पढ़ते हैं, उन्हीं सभी चीज़ों को आपको यहाँ पर बताना है। साधारण अर्थ में असमान मनोविज्ञान में असमान व्यक्तियों के अनुभव यानी जो एक्सपीरियंस होते हैं तथा व्यवहार यानी जो बिहेवियर होते हैं, उन्हीं का अध्ययन किया जाता है। अतः सामान्यतया व्यक्तियों के अनुभव तथा व्यवहार को ही असमान मनोविज्ञान की विषय वस्तु यानी कि सब्जेक्ट मैटर कहेंगे। लेकिन असमान व्यक्तियों के अनुभव और व्यवहार के विभिन्न रूप यानी फॉर्म्स होते हैं, जिनका अध्ययन असमान मनोविज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत किया जाता है। और इस अर्थ में अगर देखें तो असमान मनोविज्ञान का क्षेत्र काफ़ी व्यापक हो गया, काफ़ी बड़ा हो गया है। सच तो यह है कि इसका क्षेत्र इतनी तेज़ी से आज के परिप्रेक्ष्य में लगातार बढ़ रहा है या विकसित होता जा रहा है कि सारी बातों को समाहित करना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। सुविधा के लिए असमान मनोविज्ञान के क्षेत्र या विषय वस्तु को हम कई भागों में बांट करके पढ़ते हैं, और वो भाग जो है आपके समक्ष मैं प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। जैसे पहला जो भाग है वो है कौन सा, समानता एवं असमानता के संप्रत्यय। ये भी एक प्रकार से आपको पढ़ना पड़ता है असमान मनोविज्ञान के अंतर्गत, तो इसके बारे में जानते हैं। समानता और असमानता के संप्रत्यय। असमान मनोविज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत समानता और असमानता के संप्रत्ययों की व्याख्या की जाती है। समानता एवं असमानता किसे कहते हैं, इसकी कौन कौन सी कसौटियाँ होती हैं, इसके क्या क्या मापदंड होते हैं, और इसकी समानता और असमानता की क्या क्या विशेषताएं यानी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं, समान व्यवहार और असमान व्यवहार के बीच क्या अंतर होता है, इन सारी बातों का अध्ययन असमान मनोविज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत हम लोग करते हैं। समान व्यवहार क्या है, असमान व्यवहार क्या है। समानता मतलब कि जो समान व्यवहार होता है वो उसके क्या लक्षण हैं, उसकी क्या विशेषताएं हैं, और असमान व्यवहार के क्या क्या लक्षण क्या विशेषताएं हैं। एक समान व्यवहार वाले व्यक्ति और एक असमान व्यवहार वाले व्यक्ति के बीच में क्या अंतर है, इन तमाम प्रकार के मुद्दों को हम चर्चा करते हैं अब नॉर्मल साइकोलॉजी के अंतर्गत। यानी तो ये पहला हो गया आपका पॉइंट। दूसरा पॉइंट हम विषय क्षेत्र के अंतर्गत क्या पढ़ेंगे, असमान व्यवहार के कारण क्या क्या होते हैं, यानी क्यों आखिरकार असमान व्यवहार होता है व्यक्तियों के अंदर, ठीक है, या जो समान व्यवहार होता है क्यों आखिरकार असमान व्यवहार में परिवर्तित होता है, चेंज होता है, ठीक है। तो असमान व्यवहार के क्षेत्र में असमानता या असमान व्यवहारों के कारणों का भी अध्ययन किया जाता है। असमान व्यवहार के विकास के मुख्य रूप से 3 प्रकार के कारकों अर्थात जैविक कारक यानी बायोलॉजिकल फैक्टर्स, दूसरा मनोवैज्ञानिक कारक यानी साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, तीसरा सामाजिक कारक यानी कि सोशल फैक्टर्स, इन तीनों का हाथ होता है, और इन्हीं तीनों के कारण से व्यक्ति असमान व्यवहार से रिलेटेड हो जाता है। मतलब व्यक्ति का व्यवहार जो सामान्य से असमान हो जाता है, या तो जैविक कारकों से, या मनोवैज्ञानिक कारकों से, या सामाजिक कारकों से। जैविक कारक में जैसे शरीर से रिलेटेड अगर कोई उसमें कमी है, मनोवैज्ञानिक अगर उसमें मेंटल कोई डिसऑर्डर है वो, सामाजिक कारक मतलब सोशल तरीके से अगर उसका एक प्रकार से बहिष्कार किया जा रहा है तो ये सब एक प्रकार से क्या है, असमान मनोविज्ञान के अंतर्गत ही इन तीनों कारकों से विकसित होने वाले असमान व्यवहारों का विधिवत अध्ययन किया जाता है। तो असमान व्यवहार के जो कारण हैं इसका अध्ययन भी कहीं न कहीं पे असमान मनोविज्ञान के अंतर्गत हम लोग करते हैं, इसीलिए यह भी असमान मनोविज्ञान की विषय वस्तु के अंतर्गत आती है। तीसरा हमको क्या पढ़ना होता है, असमान व्यवहार जो होता है उसके लक्षण क्या क्या होते हैं, सिम्टम्स ऑफ अबनॉर्मल बिहेवियर। असमान मनोविज्ञान के क्षेत्र में असमान व्यवहारों के लक्षणों का अध्ययन भी किया जाता है। मुख्य रूप से शारीरिक लक्षणों और मानसिक लक्षणों का अध्ययन खास करके असमान व्यवहार के अंतर्गत किया जाता है। मानसिक लक्षणों में संज्ञानात्मक विकृतियाँ जो होती हैं, जो कॉग्निटिव डिसऑर्डर्स होते हैं उसके बारे में, जो भावात्मक विकृतियाँ होती हैं यानी कि एफेक्टिव डिसऑर्डर्स होते हैं उनके बारे में, इन सभी का अध्ययन किया जाता है।
लक्षणों के आधार पर असामान्य व्यक्तियों अथवा मानसिक विकृत व्यक्तियों को विभिन्न वर्गों में बांट करके मतलब कि विभाजित करने की सुविधा भी होती है। तो ये सब एक प्रकार से असामान्य व्यवहार के लक्षण जो होते हैं ये सब हैं, और इन सभी का अध्ययन जो है खास करके हम अब नॉर्मल साइकोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला चौथा जो आपका एक प्रकार से उसके विषय क्षेत्र में शामिल है वो है असामान्य व्यवहार का उपचार कैसे किया जाता है। असामान्य मनोविज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत असामान्य व्यवहार के उपचार का भी प्रयास किया जाता है। भिन्न भिन्न प्रकार के असामान्य व्यवहारों के उपचार का प्रयास करना इस मनोविज्ञान की महत्वपूर्ण शाखा होती है कि भाई जैसे असामान्य व्यवहार क्यों हुआ मनुष्य के अंदर, सबसे पहले इसका अध्ययन किया जाता है। असामान्य मनोविज्ञान है क्या, इसका अध्ययन किया जाता है। असामान्य मनोविज्ञान के क्या क्या कारण हैं, यानी बायोलॉजिकल हैं या सोशल हैं या साइकोलॉजिकल हैं, इन तीनों का अध्ययन। इसके अलावा इसके क्या क्या लक्षण होते हैं, अगर ये किसी व्यक्ति के अंदर खास करके किसी व्यक्ति का व्यवहार जो है असामान्य है तो उसका क्या क्या लक्षण दिखेगा, इसका अध्ययन किया जाता है। और लक्षण जानने के बाद में उसका उपचार किया जाता है। तो आखिरकार उपचार कैसे कैसे किया जाता है, तो उस उपचार के बारे में भी आपको यहाँ पर असामान्य व्यवहार के अंतर्गत पढ़ना होता है। ठीक है, तो खास करके मुख्य रूप से दो प्रकार के उपचारों का अध्ययन असामान्य व्यवहार के अंतर्गत किया जाता है, जिन्हें निरोधक उपचार अथवा रोगनाशक उपचार भी कहते हैं। निरोधक उपचार का अर्थ होता है कि रोग को उत्पन्न करने वाले संभावित कारणों को नियंत्रित कर लिया जाता है, जिससे व्यक्ति उस रोग का शिकार होने से बचा रहता है। दूसरी ओर रोगनाशक उपचार का अर्थ ये होता है कि रोग हो जाने के बाद कुछ विशेष उपायों की सहायता से उस रोग को दूर किया जाता है। अतः असामान्य मनोविज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत इन दोनों तरह के उपायों का अध्ययन किया जाता है, अर्थात निरोधक उपायों और रोगनाशक दोनों उपायों का अध्ययन किया जाता है और अपने अपने महत्व को निर्धारित किया जाता है। निरोधक उपाय का मतलब ये होता है कि रोग किन कारणों से हो रहा है उन कारणों का पता लगाएं, और वो रोग क्यों ना हो, मतलब उन कारणों से फिर दोबारा मतलब ऐसा रोग ना हो, ऐसा निदान करें, ये निदान होता है निरोधक। रोगनाशक होता है कि आप दवा खा करके उस रोग को ही समाप्त कर दें अपने शरीर से। तो ये एक प्रकार से होते हैं दो प्रकार के उपचार जो कि असामान्य व्यवहार को कंट्रोल करने के लिए अपनाए जाते हैं, और इन सभी का अध्ययन किया जाता है असामान्य मनोविज्ञान के अंतर्गत। पांचवा जो विषय क्षेत्र के अंतर्गत आप पढ़ते हैं असामान्य मनोविज्ञान के, वो है मानसिक विकृतियों का वर्गीकरण। असामान्य मनोविज्ञान के क्षेत्र और विषय वस्तु का एक आवश्यक भाग मानसिक विकृतियों का वर्गीकरण है। मतलब मानसिक विकृतियां जो होती हैं कितने प्रकार की होती हैं, इनका अध्ययन। ठीक है, तो असामान्य मनोविज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत शुरू से ही व्यवहार विकृतियों यानी बिहेवियर डिसऑर्डर्स जो होते हैं या मानसिक विकृतियां होती हैं, मेंटल डिसऑर्डर और बिहेवियर डिसऑर्डर, उनको विभिन्न भागों में बांटा गया है, विभाजित किया गया है, और उसका प्रयास आज भी जारी है। प्राचीन भारतीय चिंतकों ने असंतुलन के आधार पर, आपको बता दूं, असामान्य व्यवहार को सतगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन तीन गुणों में बांटा है। हिप्पोक्रेटस ने असामान्य व्यवहार को उत्साह, विषाद और उन्माद तीन भागों में बांटा है। हिप्पोक्रेटस ने ऑब्जेक्टिव में ये सब प्रश्न पूछते हैं। ठीक है, इसके अलावा आधुनिक समय में अमेरिकन मनोवैज्ञानिक संघ यानी अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, जिसको APA कहते हैं, APA, इसके द्वारा व्यवहार विकृति या मानसिक विकृति के वर्गीकरण का प्रयास कई बार किया गया है, और जिसको खास करके किस नाम से जानते हैं, DSM के नाम से जानते हैं। डी माने होता है डायग्नोस्टिक एंड स्टेटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, इसके नाम से प्रसिद्ध है ये। अब तक आप देखिएगा DSM फर्स्ट, DSM सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये सब आ चुके हैं, फिफ्थ भी आ चुका है। और असामान्य मनोविज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत इन सभी का अध्ययन विस्तार से किया जाता है। DSM का पूरा विस्तार से अध्ययन किया जाता है, उनके तर्क आधार का, उनके सार्थकता को निश्चित करने का प्रयास भी किया जाता है। व्यवहार विकृति या मानसिक विकृति के वर्गीकरण से संबंधित असामान्य मनोविज्ञान के क्षेत्र को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जा सकता है। आइए देखते हैं कौन कौन से भाग हैं खास करके असामान्य मनोविज्ञान के क्षेत्र को। देखिए, एक तो कार्यात्मक विकृति होती है। कार्यात्मक विकृति क्या होती है भैया, जो फंक्शनल डिसऑर्डर होते हैं, जैसे कि यहाँ पर कार्यात्मक विकृति से संबंधित विभिन्न बातों का अध्ययन किया जाता है। कार्यात्मक विकृति किसे कहते हैं, इसके कौन कौन से लक्षण होते हैं, इसके क्या कारण है, इसके कौन कौन से प्रकार हैं, यह संरचनात्मक विकृति यानी कि स्ट्रक्चरल डिसऑर्डर से कैसे अलग है, कैसे भिन्न है, इन सभी बातों का अध्ययन असामान्य मनोविज्ञान के अंतर्गत या क्षेत्र के अंतर्गत किया जाता है। स्मरण यहाँ पर यानी याद रखना चाहिए आपको कि कार्यात्मक विकृति के अंतर्गत
श्वान मतलब कि स्नायु विकृति जो होती है, जिसको आजकल चिंता विकृति, जिसको आप एंजाइटी डिसऑर्डर बोलते हैं, चिंता हो गई जिसके बहुत सारा चिंता कहते हैं कि चिंता और चिता एक समान है। तो कहीं ना कहीं पे जो एंजाइटी होती है यानी चिंता होती है, एंजाइटी डिसऑर्डर चिंता विकृति, उसी को एक प्रकार से कहते हैं कार्यात्मक विकृति के अंतर्गत ये सब आती है। मनोविकृति के विभिन्न प्रकारों का अध्ययन खास करके असमान मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। दूसरा जो है एक प्रकार से असमान मनोविज्ञान के क्षेत्र में खास करके जो व्यवहार विकृति या मानसिक विकृति है, ये सब मानसिक विकृति के प्रकार है। एक कार्यात्मक विकृति, ठीक है, और दूसरा है संरचनात्मक विकृति, ठीक है। यानी असमान मनोविज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत कार्यात्मक विकृति के साथ साथ संरचनात्मक विकृति का भी अध्ययन किया जाता है। संरचनात्मक विकृति किसे कहते हैं, इसके कौन कौन से लक्षण हैं, इसके कौन कौन से कारण हैं, इसके कौन कौन से प्रकार हैं, इसका उपचार कैसे किया जाता है संरचनात्मक विकृति का, इन सभी बातों का अध्ययन असामान्य मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। यहाँ पर याद रखना ही चाहिए कि संरचनात्मक विकृति का तात्पर्य मानसिक दुर्बलता या मानसिक मंदन होता है। अगर आपकी मानसिक जो दशा है वो मंद है, बहुत धीरे धीरे काम कर रही है, आप मानसिक रूप से दुर्बल हैं, तो ये संरचनात्मक विकृति हुई, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। मैंने आपको संरचनात्मक विकृति के बारे में बता दिया, ठीक है। कार्यात्मक विकृति आपने समझा था कि एक प्रकार से चिंता हो जाए आपको, तो वो ठीक है। तो और दूसरा क्या होता है, मानसिक मंदन या दुर्बलता हो जाए, मन आपका बहुत दुर्बल हो जाए, कमज़ोर हो जाए, वो होता है संरचनात्मक विकृति। तीसरी जो विकृति होती है व्यवहार विकृति, वो होती मनोदैहिक विकृति। मनोदैहिक विकृति का भी अध्ययन एक प्रकार से असमान मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। असमान मनोविज्ञान में मनोदैहिक विकृति के विभिन्न पक्षों का अध्ययन किया जाता है। मनोदैहिक विकृति किसे कहते हैं, इसके क्या लक्षण होते हैं, किन कारणों से ये विकृति होती है, इसका विकास कैसे होता है, इसके कौन कौन से मुख्य प्रकार हैं, इस विकृति का उपचार कैसे किया जाता है, इन सभी बातों का अध्ययन असमान मनोविज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत किया जाता है। यहाँ पर याद रखना ये आपको चाहिए कि आमाशय यांत्र विकृति जो होती है, यानी आमाशय में अगर कोई आमाशय या आंत में कोई विकृति हो जाती है, ठीक है, यानी पेट में जो होता है अगर कोई विकृति हो गई, श्वसन में कोई विकृति हो गई, हृदय वाहिका मतलब कि जो हवा ले जाने वाली एक प्रकार से नली है उसमें कोई विकृति हो गई, त्वचा में कोई विकृति हो गई, ये सब विकृतियाँ मनोदैहिक विकृति कहलाती हैं। और इन सभी विकृति का अध्ययन खास करके असमान मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है, ठीक है। समझ में आ रही चीज़ें। जो अगला जो एक प्रकार से व्यवहार विकृति या मानसिक विकृति का प्रकार है, वो है मानसिक विकृति, मस्तिष्क विकृति यानी कि ब्रेन डिसऑर्डर। असमान मनोविज्ञान की एक विषय वस्तु यानी सब्जेक्ट मैटर मस्तिष्क विकृति भी है। मस्तिष्क विकृति किसे कहते हैं, इसके कौन कौन से लक्षण यानी सिम्टम्स होते हैं, इसके क्या रीजन्स यानी कारण हैं, इसका उपचार कैसे किया जाता है, इन सारी बातों का अध्ययन जो है असमान मनोविज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत किया जाता है। अगर मस्तिष्क में कोई विकृति हो जाती है, ठीक है, तो वो विकृति भी एक प्रकार से मानसिक विकृति या व्यवहार विकृति में ही आती है और असमान मनोविज्ञान के विषय क्षेत्र में उसका भी अध्ययन हम लोग करते हैं। इसके बाद में हम लोग व्यक्तित्व विकृति के बारे में जानते हैं। व्यक्तित्व विकृति क्या होती भाई, व्यक्तित्व विकृति जैसे असमान मनोविज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत व्यक्तित्व विकृति जो होती है उसके विभिन्न पहलुओं का अध्ययन खास करके किया जाता है। और व्यक्तित्व विकृति किसे कहते हैं, इसके कौन कौन से लक्षण हैं, कौन कौन से कारणों से ये होता है, इसके कौन कौन से प्रकार यानी टाइप हैं, इसका उपचार कैसे किया जाता है, इन सभी बातों का अध्ययन असमान मनोविज्ञान में किया जाता है। और स्मरण आपको यहाँ पर ये रखना चाहिए कि जो DSM 3rd है 1980 के अनुसार, वो इसमें खास करके परिभाषा दी गई है असमान मतलब कि ये स्मरण के बारे मतलब कि इसके बारे में, किसके बारे में भैया, जो व्यक्तित्व विकृति उसके बारे में बताया गया है। DSM 3rd में क्या बताया गया कि व्यक्तित्व विकृति के अंतर्गत मनोविकारी विकृति यानी कि जो साइकोपैथिक डिसऑर्डर होता है, वो बाध्यता व्यक्तित्व या संविभ्रम व्यक्तित्व या फिर विदुर व्यक्तित्व, यौन विकृति, मद्यपान, औषध व्यसन यानी कि अगर आप मदिरा पान करते हैं, आप एक प्रकार से भ्रम में पड़ते हैं, यानी आपका मन जो होता है वो रुक नहीं पाता है, आप नशे में टाइप के होते हैं, तो नशा वाली जो विकृति होती है खास करके वो विकृतियाँ व्यक्तित्व विकृति होती है जो आपके व्यक्तित्व को भी प्रभावित करती है, ठीक है। तो एक प्रकार से यौन विकृति जो होती है वो भी विकृति इसी के अंतर्गत आती है। यौन विकृति मतलब जो सेक्स से रिलेटेड जो विकृति होती है वो भी एक प्रकार दिमाग में आपके वही चल रहा है, वो भी चीज़ें इसी के अंतर्गत शामिल होती हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। संविभ्रम व्यक्तित्व हो जाता है, ठीक है, आपके व्यक्तित्व में रुकावट आ जाती है, बाधा उत्पन्न हो जाती है, ये सब खास करके आपको ये सब एक प्रकार से क्या हैं,
ये सब व्यक्तित्व विकृति के अंतर्गत आते हैं और इन सभी का अध्ययन जो है असमान मनोविज्ञान के अंतर्गत अब नॉर्मल मनोविज्ञान या साइकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि असमान मनोविज्ञान का क्षेत्र वास्तव में काफ़ी व्यापक है, काफ़ी बड़ा है, विस्तार है इसका, और इसकी विषय वस्तु काफ़ी जटिल भी है और बहुविमीय भी है, यानी कि मल्टी डायमेंशनल एक प्रकार से ये है। इसकी मतलब चौतरफा आप देखिएगा, हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं पे विकृतियाँ जो होती हैं फैलती रहती है और इन्हीं का अध्ययन जो है उपचार, अध्ययन, कारण और लक्षण, इन सभी का अध्ययन मतलब ये सब किया जाता है इसके अंतर्गत, असमान मनोविज्ञान के अंतर्गत। अब अगला जो आपका टॉपिक है वो टॉपिक है असमान मनोविज्ञान का महत्व। उसको थोड़ा सा जान लेते हैं। असमान मनोविज्ञान के महत्व के बारे में एक बार फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ताकि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप आसानी से चीज़ों को जानते रहें, पढ़ते रहें और समझते रहें। ठीक है, असमान मनोविज्ञान के महत्व के बारे में समझने का प्रयास करते हैं, यानी इम्पोर्टेंस ऑफ अब नॉर्मल साइकोलॉजी। असमान मनोविज्ञान का महत्व जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में देखा जाता है। मानव जीवन को संतुलित बनाए रखने तथा समायोजन यानी कि एडजस्टमेंट को बेहतर बनाने में असमान मनोविज्ञान के अध्ययन से निश्चित रूप से लाभ होता है। अतः असमान मनोविज्ञान की सार्थकता यानी सिग्निफिकेंस या महत्व को निम्नलिखित प्रसंगों में हम देख सकते हैं। क्या महत्व है असमान मनोविज्ञान का, वही चर्चा करने का प्रयास करते हैं वर्तमान परिप्रेक्ष्य की दृष्टि से देखते हुए। सबसे पहली बात जो मनोविज्ञान का जो महत्व है या असमान मनोविज्ञान का महत्व ये है, सबसे पहली बात अंधविश्वासों का उन्मूलन हुआ है जब से असमान मनोविज्ञान का अध्ययन बढ़ा है। अंधविश्वास में क्या होता है, असमान मनोविज्ञान के अध्ययन से एक लाभ यह हुआ है कि भिन्न भिन्न प्रकार के अंधविश्वासों को नाश करने में मदद मिली है। असमान मनोविज्ञान के विकास के पहले असमानतया या असमान व्यवहार को भूत पिशाच या प्रकोप समझाता था कि भाई चुड़ैल लपटी आएंगे, भूत लपटी आएगा, बरम आएगा, इनके जिंद आएगा है। तो ऐसे लोग एक प्रकार से होता नहीं था कि भाई इनको भूत प्रेत ये सब लगा हुआ है, तो वो सब असमान मनोविज्ञान होता है, उनकी विकृति, उनका दिमाग खराब हो जाता है। तो इससे क्या होता है, मेंटल डिसऑर्डर हो जाता है। आप मूवी देखिएगा भूल भुलैया मूवी में एक प्रकार से साइकोलॉजी पर ही एक प्रकार से भूत ऊत का जो होता है वो ख़त्म कर देते हैं और साइकोलॉजी पे ला करके उसको ख़त्म कर देते हैं कि भाई वो भूत नहीं था, बस उसको डिसऑर्डर ये हो गया था कि भाई वो समझ रही थी कि ऐसा हुआ है। तो ऐसा होता है, यानी अंधविश्वासों का खंडन हुआ है। भूत पिशाच का जो प्रकोप समझाता था उसका भी खंडन हुआ है। विश्वास किया जाता था कि जिस व्यक्ति के शरीर में प्रेत शक्ति यानी एविल स्पिरिट जो है वो प्रवेश कर जाती थी, वह व्यक्ति असमान व्यवहारों से पीड़ित हो जाता था और इसी विश्वास के कारण से रोगी असमान व्यवहार से पीड़ित व्यक्ति को तरह तरह से शारीरिक कष्ट दे करके प्रेत शक्ति को शरीर से बाहर निकालने का प्रयास किया जाता था। और इस अमानवीय उपचार के कारण से कितने लोग बेमौत मारे जाते थे। लेकिन असमान मनोविज्ञान के अध्ययन से क्रमशः यह अंधविश्वास जो है वो दूर हो चुका है या दूर हो सका है और असमानता के प्रति सही दृष्टिकोण विकसित हो चुका है। आपको बता दूं कि असमान मनोविज्ञान की अगर बात की जाए तो असमान मनोविज्ञान जो है एक प्रकार से उसमें जो खास करके अंधविश्वास है उसका उन्मूलन हुआ है। भूत प्रेत जो लपटी आते थे पहले, वो भूत प्रेत जो है पहले लोगों को चूँकि पता नहीं था तो कहते थे कि भूत प्रेत जो है इनको चढ़ा हुआ है। हालांकि इसका जो कारण है वो क्यों होता है ऐसा, और ये आप नहीं कह सकते कि भाई भूत प्रेत नहीं होते हैं और यह भी नहीं कह सकते कि होते ही हैं ना। किसी जो जिसने देखा हो सकता है वो नहीं समझ पाया है। तो एक प्रकार से इसमें थोड़ा सा मतिभ्रम है लोगों को, और ऐसा भी कह देना कि ये केवल मात्र एक मेंटल डिसऑर्डर है तो ये भी उचित ना होगा। क्योंकि साइंस कितना भी आगे चला जाए मेरे हिसाब से वो एक प्रकार से इन चीज़ों से आगे नहीं जा सकता है। तो कहीं ना कहीं पे कुछ शक्तियाँ हैं, ऐसी बात नहीं कि शक्तियाँ नहीं, शक्तियाँ हैं, लेकिन जो ज़्यादा ढोंग वोंग बहुत ज़्यादा हो जाता है वहाँ पर दिक्कत की बात है। मतलब होते हैं लेकिन जब आप उनको कष्ट दोगे या एक प्रकार से आप कहीं पर जहाँ बुराई वाली शक्ति, नकारात्मक शक्तियाँ ज़्यादा है वहाँ पर आप चले जाओगे तो फिर आपका डिसऑर्डर हो सकता है, मेंटल डिसऑर्डर होता है। इसका कारण क्या है, वो कारण कहीं ना कहीं पे वो कारण जा कर के फिर यहाँ पर रुकता है। और कारण की छानबीन उतना अच्छे तरीके से मनोविज्ञान करता तो है लेकिन हो सकता है 100% ना दे पाए। ठीक है, और यही कारण है कि कहीं ना कहीं पे शक्तियाँ ज़रूर होती हैं कुछ ना कुछ। दूसरा आप देखिएगा, दूसरा कारण ये है असमान व्यवहारों के कारणों का ज्ञान। असमान मनोविज्ञान की सार्थकता यानी सिग्निफिकेंस अथवा महत्व इस बात से प्रमाणित हो जाता है
कि इसके अध्ययन से विभिन्न प्रकार के असमान व्यवहारों या मानसिक विकृतियों यानी मेंटल डिसऑर्डर के वास्तविक कारणों को समझने में सहायता मिलती है। असमान व्यवहारों या मानसिक विकृतियों से संबंधित किए गए अध्ययनों के आलोक में हम यह जान सके हैं कि ऐसे व्यवहारों या विकृतियों के विकास में जैविक कारकों यानी बायोलॉजिकल फैक्टर्स, मनोवैज्ञानिक कारकों यानी साइकोलॉजिकल फैक्टर्स और सामाजिक सांस्कृतिक कारकों यानी सोशियो कल्चरल फैक्टर्स का हाथ होता है। और इस ज्ञान के आधार पर आज हम असमान व्यवहारों या मानसिक विकृतियों के निरोध यानी कि उसके प्रिवेंशन तथा उसका उपचार यानी केयर में बहुत हद तक सफल हो सके हैं। और यही कारण है कि आज मनोविकृति जब होती है तो हम किसी ओझा के पास, बहुत सारे लोग तो जाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग वो जाते हैं साइकिस्ट के पास, मतलब जो मनोवैज्ञानिक होते हैं उनके पास जाते हैं और अपना कारण बताते हैं और वो एक प्रकार से उसका उपचार बताते हैं। हालांकि बहुत सारे आप मूवीज़ देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको सुनने को मिलती हैं, तो बहुत सारे हो सकता है मनोविज्ञान के जो डॉक्टर वगैरह बैठते हैं वो भाग जाते हैं। कभी कभी क्या होता है जब भूत लपटियान रहता है ज़्यादा, बहुत ज़्यादा लोगों को, तो उसमें फिर दिक्कत हो जाती है। हालांकि काफ़ी हद तक मनोविज्ञान आगे बढ़ा है और इन क्षेत्रों में काम करना उसने जारी रखा है। इसके अलावा तीसरा महत्व इसका ये हुआ है असमान मनोविज्ञान का कि असमान व्यवहार के प्रति सही दृष्टिकोण एक प्रकार से मिल सका है। असमान मनोविज्ञान के अध्ययन में असमानता यानी अबनॉर्मेलिटी या असमान व्यवहार के प्रति सही दृष्टिकोण का विकास संभव हो सका है। इस विज्ञान के आने से हमारी यह गलत फहमी या गलत धारणा जो है कि असमानता का आधार भूत प्रेत जादू टोना है, अब ये सब दूर हो चुकी है काफ़ी हद तक। अब हम जान चुके हैं कि असमानता एक मानसिक रोग है। अतः जिस प्रकार सही उपचार के द्वारा शारीरिक रोग को ठीक किया जाता है, उसी तरह उपयुक्त उपचार के द्वारा असमानता का इलाज भी किया जा सकता है और असमान व्यक्ति को फिर से सामान्य बनाया जा सकता है। ये एक प्रकार से अब शोध हो रहे हैं लगातार, और जैसे जैसे शोध हो रहे हैं उसके आधार पर ये सारे जो एक प्रकार से जो प्राचीन मान्यताएं थी उनका खंडन हो रहा है और इस प्रकार चीज़ें हो रही हैं। चौथा इसका महत्व यह है कि समान एवं असमान व्यक्तियों के बीच में अगर अंतर करना हुआ, विभेद करना हुआ, तो इस दृष्टि से भी असमान मनोविज्ञान का महत्व है। असमान मनोविज्ञान का एक महत्व यह भी है कि इसके अध्ययन के आधार पर समान व्यक्तियों और असमान व्यक्तियों के बीच में अंतर करने में सुविधा होती है और समान व्यवहार तथा असमान व्यवहार के लक्षणों यानी सिम्टम्स या कसौटियाँ जो होती हैं यानी क्राइटेरिया जो होती हैं, उनको समझ लेने के बाद हम आसानी से यह जान पाते हैं कि समान यानी नॉर्मल व्यक्ति कौन है और असमान यानी अब नॉर्मल व्यक्ति कौन है। इस ज्ञान से लाभ यह होता है कि हम अपने आप को दूसरे लोगों को असमान व्यवहारों से बचाने का प्रयास करते हैं और इस प्रकार से काफ़ी हद तक एक प्रकार से असमानता पर कंट्रोल लाया जा सकता है और इसीलिए इसका महत्व है अब नॉर्मल साइकोलॉजी का। पांचवा महत्व क्या है भाई? पांचवा महत्व है कि विशिष्ट व्यवहार विकृतियों का निरूपण। असमान मनोविज्ञान के अध्ययन से क्या होता है, एक लाभ यह होता है कि विभिन्न व्यवहार विकृतियों या मानसिक विकृतियों की पहचान संभव हो पाती है। प्रत्येक व्यवहार विकृति या मानसिक विकृति से कुछ निश्चित लक्ष्य होते हैं और इन लक्षणों के आलोक में यह निश्चित करना संभव होता है कि अमुक व्यक्ति किस मानसिक रोग से पीड़ित है और इस निरूपण के अनुकूल रोगी का उपचार करके उसे फिर से सामान्य बनाना संभव है। ये विशिष्ट व्यवहार विकृतियों के निरूपण में खास करके असमान मनोविज्ञान का महत्व आज भी है और लगातार बढ़ता ही जा रहा है। छठा महत्व ये है असमानता का निरोध और उपचार करने में इसका महत्व है असमान मनोविज्ञान का। असमान मनोविज्ञान का एक व्यवहारिक महत्व ये है कि इसके अध्ययन के आलोक में भिन्न भिन्न मानसिक रोगों और व्यवहारों की विकृतियों की रोकथाम यानी प्रिवेंशन अथवा उपचार यानी कि ट्रीटमेंट संभव हो पाता है। असमान मनोविज्ञान उन विधियों यानी मेथड्स या प्रविधियों यानी टेक्निक्स का उपयोग करता है या उल्लेख करता है जिनकी सहायता से व्यवहार विकृतियों या मानसिक रोगों का निराकरण यानी उसका उपचार संभव हो सका है। देश विदेशों में आज अनेक मानसिक चिकित्सालय यानी मेंटल हॉस्पिटल उपलब्ध हैं और जहां असामान्य लोगों का अनुकूल उपचार करके उन्हें फिर से सामान्य बनाया जा रहा है। ये एक प्रकार से इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और इसका सिग्निफिकेंस या इम्पोर्टेंस असमान मनोविज्ञान का इस बात से भी लगाया जा सकता है। सातवां जो महत्व है ये है मानसिक दुर्बल बच्चों का कल्याण हो सका है अब नॉर्मल मनोविज्ञान के आ जाने से। असमान मनोविज्ञान का महत्व मानसिक दुर्बल बच्चों के कल्याण यानी वेलफेयर के संबंध में भी देखा जा सकता है।
असामान्य मनोविज्ञान के अध्ययन से माता पिता, शिक्षक, समाज सुधारक यानी सोशल रिफॉर्मर्स जो होते हैं वो, इसके अलावा अधिकारीगण को इस बात की जानकारी मिल पाती है कि वे बच्चे कि वे मानसिक दुर्बल बच्चों के उपचार और पुनर्वास के लिए किस प्रकार सहायक हो सकते हैं। वे अपने अपने तौर पर उपयुक्त योजनाओं का आयोजन करके ऐसे बच्चों के कल्याण में सहायक होते हैं। ये एक प्रकार से मानसिक बच्चों के कल्याण के लिए एक प्रकार से मानसिक जो एक प्रकार से रूप से पीड़ित बच्चे हैं, मानसिक दुर्बल बच्चे हैं, उनके विकास के लिए, उनके कल्याण के लिए असामान्य मनोविज्ञान का महत्व आज भी लगातार बढ़ता जा रहा है। और इसका महत्व यह भी है ताकि बच्चे एक प्रकार से अच्छे तरीके से अपना जीवन यापन कर सकें। 8वां महत्व है विशिष्ट व्यवसायकों के लिए सहायक है। असामान्य मनोविज्ञान कुछ विशेष व्यवसायकों के लिए भी अधिक सहायक होता है। इस मनोविज्ञान के ज्ञान से जैसे कि वकील यानी लायर्स जो हो गए उनको लाभ मिलता है, जेल अधिकारी को लाभ मिलता है, निर्णायक यानी जजेस को अपने व्यावसायिक दायित्व को सफलतापूर्वक निभाने में मदद मिलती है। ठीक है। और इसी प्रकार चिकित्सकों, शिक्षकों और समाज सुधारकों को असामान्य मनोविज्ञान के अध्ययन से इस बात का ज्ञान हो जाता है कि असामान्य लोगों अथवा मानसिक विकृत व्यक्तियों के साथ कैसा व्यवहार हम लोगों को करना चाहिए। ये सारी बातों को असामान्य मनोविज्ञान बताता है और इस कारण से विशिष्ट व्यवसायकों के लिए सहायता उत्पन्न करता है असामान्य मनोविज्ञान। 9वां जो एक प्रकार से महत्व है वो ये है असाधारण घटनाओं की व्याख्या करने के लिए असामान्य मनोविज्ञान उपयोगी है। असामान्य मनोविज्ञान के अध्ययन से जो ज्ञान प्राप्त होता है वह हमें दैनिक जीवन की समान घटनाओं की व्याख्या करने में मदद करता है। और हम दैनिक जीवन में अनेक भूलें करते हैं, लगातार कई चीज़ों को हम भूल जाते हैं, जैसे कि बोलने की भूल हो गई, लिखने की भूल हो गई, या इसी प्रकार से आप नंगा हो जाने की भूल, कभी कभी लोग नंगे हो जाते हैं। ठीक है, वो भी एक प्रकार से भूल ही होती। कभी कभी लोग एक प्रकार से नींद में ही चलने लगते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है। तो पहचानने की भूल, किसी को आप नहीं पहचान पा रहे हैं, वस्तुओं को बेवजह कि बेजगह रखने की, यानी कि कोई वस्तु कहीं पर रखी हुई तो उसको उठा करके आप दूसरे स्थान पर रख देते हैं। किसी वस्तु को आप कहीं पर भूल जाते, छोड़ देते हैं, जैसे कि आप गए कहीं से आने लगे तो अपना बैग ही भूल गए, फ़ोन भूल गए। ये सब भूल एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे ये सब साधारण घटनाओं के लिए एक प्रकार से असामान्य मनोविज्ञान जो होता है इन घटनाओं को भी एक प्रकार से रोकथाम के लिए उपयोगी है। आपको बता दो इसी प्रकार हम प्रायः प्रतिदिन प्रति रात तरह तरह के स्वप्न देखते हैं, रात में आप स्वप्न देखते हैं जो इन घटनाओं की सही व्याख्या असामान्य मनोविज्ञान के विकसित होने के पहले हम नहीं कर पाते थे और इन्हें आकस्मिक यानी एक्सीडेंट या संयोग बस या मान करके संतुष्ट रहते थे कि भाई सपना आया तो सपने में जो चीज़ें आई हैं उसको हमको करना चाहिए। आजकल सपने का क्या मतलब है कि सपना आता है, आप दिन में जो सोचते हैं वही सपना आपके दिमाग में आ जाता है। तो वही एक प्रकार से आप जान गए हैं कि भाई ये मेंटल डिसऑर्डर होता है, जो दिन में आप सोचते हैं वही चीज़ें होती हैं। असामान्य मनोविज्ञान के विकास के बाद हमें सही जानकारी मिल सकी है कि इन घटनाओं के पीछे अचेतन प्रेरणाओं यानी कि जो अनकॉन्शियसनेस मोटिवेशंस होते हैं उनका हाथ होता है। आपके दिमाग में के जो पिछला हिस्सा है उसमें इड, ईगो, सुपर ईगो, स्वप्न जो होता है कहीं ना कहीं पे वो आपके दिमाग में पड़ी हुई जानकारी ही होती है और वो कहीं ना कहीं पे आपके दिमाग में वो कभी कभी आ जाती है जब आप सोते हैं तो। ठीक है, ये एक प्रकार से हो गया आपका 9वां महत्व। 10वां महत्व क्या है भाई? अब नॉर्मल साइंस का साहित्य के विश्लेषण में सहायता प्रदान करता है। असामान्य मनोविज्ञान और विशेष रूप से फ्रायड यानी जो सिगमंड फ्रायड है, जो मैंने अभी इड, ईगो, सुपर ईगो बताया, वो सिगमंड फ्रायड का ही मनोविश्लेषणवाद के सिद्धांत के अकॉर्डिंग ही बताया था। तो सिगमंड फ्रायड का जो मनोविश्लेषणवाद है उसके अध्ययन से साहित्य जैसे लेख, उपन्यास, कहानी, नाटक, कविता आदि के समुचित विश्लेषण में मदद मिलती है। साहित्य वास्तव में साहित्यकार के व्यक्तित्व का दर्पण होता है, मिरर होता है। और आज इस विचार से सभी सहमत हैं कि साहित्य के घटकों का विश्लेषण समुचित रूप से मनोविश्लेषण के ज्ञान के बिना संभव नहीं है। और इसीलिए आप देखते हैं प्रयोगवाद पर मनोविश्लेषणवाद का बहुत गहरा प्रभाव है सिगमंड फ्रायड का, जितने भी एक प्रकार से आज्ञा वगैरह जो हैं उन सभी पर। 11वां महत्व है सफल और स्वस्थ समायोजन में सहायता प्रदान करता है, खास करके असामान्य मनोविज्ञान। असामान्य मनोविज्ञान के ज्ञान में व्यक्ति को अपने पारिवारिक समायोजन, सामाजिक समायोजन, संवेगात्मक समायोजन, वैवाहिक समायोजन और व्यावसायिक समायोजन को सफल और स्वस्थ बनाने में मदद मिलती है। इसका कारण असामान्य मनोविज्ञान संबंधित अपने ज्ञान के आलोक में वह अपने तथा दूसरों के व्यवहारों का मूल्यांकन निष्पक्ष रूप से करने में व्यक्ति सफल होता है।
और जिससे उसका मानसिक संतुलन कायम रह पाता है कि भाई फलाने व्यक्ति कैसा है और मैं कैसा हूँ। अगर दोनों के विचार सेम सेम हैं या 4-5 व्यक्तियों के विचार उसी तरीके से जैसे हमारे विचार हैं, तो मतलब हम आंक लेते हैं कि भाई हमारा व्यवहार जो है सामान्य है। अगर आपका व्यवहार अलग है तो आप जान लीजिए कि भाई आप मेंटल डिसऑर्डर से गुजर रहे हैं, आप मानसिक विकृति से गुजर रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि असामान्य मनोविज्ञान की सार्थकता यानी सिग्निफिकेंस, उपयोगिता यानी यूटिलिटी और महत्व यानी इम्पोर्टेंस जीवन के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में देखा जा सकता है। और ये जो जीवन के भिन्न भिन्न क्षेत्र हैं, इनका अध्ययन कहीं न कहीं पे भी मनोविज्ञान यानी कि अब नॉर्मल मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है, यानी असामान्य मनोविज्ञान के अंतर्गत करते हैं, अब नॉर्मल साइकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। तो इस प्रकार से आप लोगों ने इसके महत्व को समझा, इसके प्रकार को समझा और इसके बारे में और चीज़ों को जानने का प्रयास किया। तो कुल मिलाकर के असामान्य मनोविज्ञान का महत्व आपने जाना, समझा, परखा। और इसके पहले आप लोगों ने मनोविज्ञान के संबंधित जो संप्रत्यय हैं उनके प्रकार उसके बारे में जाना, मनोविज्ञान की विषय वस्तु के बारे में जाना, उसकी प्रकृति मतलब होता है ना उसका नेचर कैसा, तो नेचर आपको पता होगा वैज्ञानिक नेचर ही है, चूँकि एक विज्ञान है। असामान्य मनोविज्ञान क्या है? एक मनोविज्ञान है, ठीक है, जो मनुष्य के केस का अध्ययन करता है, जो मनोविज्ञान की एक ऐसी शाखा है जो एक प्रकार से जो मनोविकृति होती है यानी कि जो असामान्य व्यवहार होता है, उन असामान्य व्यवहार का अध्ययन करता है, उसके निदान करने के लिए उपाय बताता है, उसका जो अब मतलब कि जो एक प्रकार से असामान्य व्यवहार होता है उन असामान्य व्यवहारों का वर्गीकरण करता है, उनका उपचार करता है, उनकी व्याख्या करता है। ठीक है, ये सभी का अध्ययन मतलब कि इन सभी का अध्ययन जो है असामान्य मनोविज्ञान के अंदर किया जाता है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको विस्तार समझाई, तो आप लोगों ने एक प्रकार से बड़े ही विस्तार से चैप्टर नंबर 1 को समझ लिया। असामान्य मनोविज्ञान के बारे में आप लोगों ने जाना, समझा और परखा। इसके बाद में अगर आप कहेंगे तो और भी वीडियोज़ मैं आपको देता रहूँगा। फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अच्छा, असामान्य मनोविज्ञान क्या है इसके बारे में भी अगर आप कहेंगे तो हम चर्चा कर लेंगे। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा। काफ़ी चीज़ों को आप लोगों ने जान लिया। एक बार फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा ताकि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप लगातार इसी प्रकार से और वीडियोस पाते रहें। ओके, धन्यवाद।